नमस्कार दोस्तों, 18 जून 2020 के द हिंदू समाचार पत्र में आपका स्वागत है। उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर वीडियो, एडिटोरियल डिस्कशन या फिर करंट से संबंधित वीडियो पाने के लिए यूपीएससी मैनिया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो हम डिस्कस करेंगे कल के प्रश्नों को। कल का पहला प्रश्न, गलवान घाटी किस क्षेत्र में स्थित है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो लद्दाख क्षेत्र में स्थित है, ए बी ऑप्शन सही हो जाता है। उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग, बी ऑप्शन सही हो जाता है। भारत किस सत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य के लिए निर्विरोध नामित होने वाला है? तो 2021-22 के लिए 2 वर्षों के लिए भारत निर्विरोध नामित होने वाला है संयुक्त राष्ट्र संघ के संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के रूप में। हाल ही में किस देश ने विदेशी समाचार चैनलों को एडवर्टीजमेंट दिखाने पर प्रतिबंध लगाया है? तो नेपाल ने ऐसा किया है, डी ऑप्शन सही जाता है। अब हम चलेंगे आज के समाचार पत्र की तरफ। तो हमारा आज के समाचार पत्र में सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, इंडिया विल प्रोटेक्ट एवरी इंच ऑफ इट्स टेरिटरी सेज प्राइम मिनिस्टर। तो आप जैसे जान रहे होंगे कि 20 भारतीय सैनिकों की शहादत की खबर के बाद जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने देश के नाम एक संबोधन दिया जिसमें उन्होंने कहा कि भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए और अपने एक एक इंच की ज़मीन की रक्षा करने के लिए समर्थ है और वो रक्षा भी करेगा। तो इस कड़े संदेश के बाद ही जो चीन के विदेश मंत्री हैं उन्होंने वांग यी, उन्होंने हमारे विदेश मंत्री को कॉल किया और दोनों ने इसको इस संबंध में वार्ता की। तो ये देखा गया तत्काल प्रभाव ही देखिए, यानी कि ये दो जो भी लड़ाई होगी किसी भी देश के हित में नहीं होगी। और आगे हम और डिस्कस करेंगे कि चाइना को कैसे चाइना की पॉलिसी में कैसे चेंज आया है और हम चाइना को कैसे अटैक कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से दबाव बना सकते हैं। तो ये हम भारत चीन सीमा वार्ता को अभी और भी न्यूज़ में कवर करेंगे। ये चीज़ें थी। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़, ये आपकी लोकल न्यूज़ है, उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, दिल्ली की न्यूज़ है। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मोर ड्रोन पायलट ट्रेनिंग स्कूल्स इन ऑफिंग। तो DGCA proposes to grant permission to private firms institution under center states। तो जो एक संस्थान है DGCA, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, तो जो नागरिक उड्डयन के मामले होते हैं उस सब के संबंध में रेगुलेशंस, नियम कानून ये संस्था बनाती है DGCA। तो अभी जैसे देख रहे होंगे आप, लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन के दौरान जो है सोशल डिस्टेंसिंग और जो है वर्कफोर्स हमारा कम है, कम से कम लोग काम कर रहे हैं, तो ड्रोन का उपयोग बढ़ने की संभावना है। जैसे आप देखिए डिलीवरी में ड्रोन का उपयोग किया सकता है, और अभी लोकस्ट अटैक हुआ था, टिड्डी दल का हमला हुआ था, तो उसमें पेस्टिसाइड स्प्रे में भी ड्रोन का इस्तेमाल किया सकता है। यानी ड्रोन का उपयोग आने वाले दिनों में बढ़ने ही वाला है। तो इसी को देखते हुए जो DGCA संस्था है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय से संबंधित रखती है, उसने निर्णय लिया है कि और ज़्यादा संस्थान खोले जाएंगे जो ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग देंगे। ये चीज़ें हैं। तो अभी बताया गया उसमें, जैसे उसको बोला गया RPTO, रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो रिमोटली ऑपरेटेड जो है ड्रोन्स को ट्रेनिंग देते हैं, उससे संबंध में ये चीज़ है। तो बताया जा रहा है कि जैसे और जो संस्थाओं को और संस्थाओं को मान्यता दी जाएगी जो ड्रोन के उड़ाने की ट्रेनिंग दे सकेंगे, और जो भी छात्र उसको ट्रेनिंग लेंगे तो अगर वो 70% मार्क्स से एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं तो उनको परमिशन दी जाएगी, उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो ड्रोन का उपयोग कहाँ कहाँ हो सकता है? डिलीवरी में, गुड्स की डिलीवरी में, और उसके बाद जो है आप जैसे देखते हैं पेस्टिसाइड्स के छिड़काव में और ट्रांसपोर्टेशन में, इन सब चीज़ों में ड्रोन का उपयोग हो सकता है। और मिलिट्री में जाहिर सी बात है, मिलिट्री में यूज हो ही सकता है। अभी तक देखिए जो है इस जनवरी 2020 से था कि जो भी ड्रोन्स है वो रेगुलराइज हो जाए, यानी कि जिसके पास भी ड्रोन है वो अपना रजिस्टर कराएं। तो 1832 नैनो, 13,735 माइक्रो, 2,808 स्मॉल, 140 मीडियम और 1,038 लार्ज ड्रोन अभी तक रजिस्टर किए जा चुके हैं जो है DGCA के पोर्टल पे। ये न्यूज़ हमने देखा। और देखिए अभी डिलीवरी, जो गुड्स की डिलीवरी है, जैसे आपका फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियाँ ये सब डिलीवरी करती हैं, तो ये सब ऑनलाइन डिलीवरी ड्रोन के माध्यम से कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उसके लिए परमिशन दी गई है कुछ कंपनियों को। उनमें से जैसे है एस्टेरिया एरोस्पेस जो कि रिलायंस से बैक्ड है, और शॉपएक्स ये नंदन नीलकेरी कंपनी से बैक्ड है, और डुंजो है, एक स्पाइस जेट और गूगल मिल के इसको बैकिंग कर रही हैं। तो इन सब कंपनियों को अभी परमिशन दिया गया है कि जो है ट्रायल करें इसके लिए, वायबल होगा कि नहीं वायबल होगा। तो ये हमने देखा ड्रोन पायलट ट्रेनिंग स्कूल को नई मान्यताओं देने के संबंध में। अब हम अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ देखेंगे, फ्रीजिंग कोल्ड टफ टेरेन एडेड टू डेथ टोल। तो जो हमारा वहाँ पे गलवान घाटी क्षेत्र में हिंसक झड़प हुई थी दोनों देशों के बीच में, तो उसमें बताया जा रहा है कि जो कुछ तो
जो है उनसे मुठभेड़ में जो घायल हुए थे, और उसके साथ इस मुठभेड़ के साथ ही जो वहाँ की जो है 0 डिग्री सेल्सियस या नेगेटिव जो है तापमान की वजह से जो मौत का आंकड़ा था वो और बढ़ गया। तो ये सारी चुनौतियाँ बताई जा रही है वहाँ पर कि लड़ने में क्या चुनौतियाँ हैं। पहली बात तो वहाँ जो भाई झड़प होगी तो जाहिर सी बात है, उसके साथ ही जो वहाँ तापमान इतना कम है कि रिकवरी करना भी आसान नहीं होता, इसलिए काफ़ी मौत हुई है, जैसे 20 के आंकड़े लगभग बताए गए भी ऑफिशियल। अगली न्यूज़ है, विथ चाइना इंडिया विल हैव टू बी आत्मनिर्भर। तो अब चाइना और भारत के संबंध में बताया जा रहा है कि चाइना को कैसे दबाव बना सकते हैं, चाइना से डील करने के लिए हमें क्या क्या किया सकते हैं। तो ये बताया जा रहा है कि जैसे अभी न्यूज़ में आया ही था 20 इंडियन सोल्जर्स मारे गए, अभी ये मतलब जो सरकारी आंकड़ा अभी तक का है, और क्या है स्पष्ट वो चीज़ देखेंगे। और चाइना में देखिए, चाइना ने कोई भी ऐसा आंकड़ा नहीं दिया कि उनके जवान मारे गए हैं, जबकि ऐसा संभव नहीं है। एक ग्लोबल टाइम्स एक न्यूज़ एजेंसी है, काफ़ी ऑथेंटिक न्यूज़ एजेंसी है, उसने काफ़ी इस पर प्रश्न भी उठाया है कि चाइनीज़ जो है सरकार ने कोई आंकड़ा नहीं दिया है कि चाइनीज़ कितने सैनिक मरे हैं। तो इसलिए नहीं दिया ताकि चाइनीज़ सरकार पे दबाव न बने आगे कोई। भाई जाहिर सी बात है, अगर उनके सैनिक मरेंगे तो जनता वहाँ की दबाव बनाएगी कि भाई आप इसका जवाब दो, और भारत की जनता भी दबाव बनाएगी, तो फिर युद्ध जैसी स्थितियाँ हो जाएंगी। तो वही चीज़ में बताई जा रही है कि भारत देखो पारदर्शी रहता है, क्योंकि भारत अपारदर्शी नहीं हो सकता है, जबकि चाइना आंकड़ों को छुपाने में काफ़ी एक्सपर्ट है और वो हमेशा आंकड़े नहीं देता है, ये चीज़ है। फिर बताया जा रहा है कि हमने बहुत दिनों से चाइना से मतलब रिलेशन ठीक करने का प्रयास किए, उसमें चाहे रसिया इंडिया चाइना एक मीटिंग होती थी, मतलब एक प्लेटफॉर्म होता था। ब्रिक्स के माध्यम से हमने चाइना से एंगेज करने का प्रयास किया। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई सहयोग संगठन SCO के माध्यम से काफ़ी मतलब हमने प्रयास किया चाइना से मतलब बातचीत करने का कि हमारे रिश्ते और बेहतर हों, लेकिन कोई विशेष प्रभाव नहीं दिखा भारत चीन संबंध पे। उसके बाद ही हम एक समूह में और शामिल हुए, क्वाड से बोलते हैं। तो क्वाड समूह किसका सदस्य है? USA, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया, इन चारों देश को मिलकर एक समूह है जो चाइना को काउंटर करने का नीतियाँ पे काम करते हैं। इससे चाइना बल्कि नाराज़ भी हुआ। तो वही चीज़ें बताया जा रहा है कि चाइना से अभी तक ओवरऑल हमारे रिश्ते ठीक नहीं हुए। और जब अभी हमने 2019 के लास्ट में अगस्त में ही लगभग जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया था, उसके बाद जो है जो लद्दाख क्षेत्र को ये सब चीज़ डायरेक्टली एडमिनिस्टर किया गया, यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया, फिर चाइना का पेट दर्द फिर शुरू हो गया, और उसी का कहीं ना कहीं परिणाम है जो आज गतिरोध चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें बताई जा रही है इसमें। और फिर उसके बाद बताए जा रहे हैं कि जैसे जो 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है एयर पावर को यूज़ करने से मना कर दिया था, ये चीज़ बताई जा रही है। लेकिन क्या है कि अभी देखा जाए तो जो चाइना से हम कैसे निपटेंगे, उसके लिए अभी ट्रेडिशनल तरीके सफिशिएंट नहीं है, हमको नए तरीक़ों को ढूंढना पड़ेगा। चाइना की जो है वो एक दूसरे टाइप का इसका व्यवहार है। तो उसमें बताया जा रहा है कि चाइना को हम ट्रेड से यानी इकोनॉमिकली चोट दे सकते हैं इसको, यानी कई मोड पे हमको दबाव बनाना होगा। केवल मिलिट्री से लड़ना उचित नहीं होगा, बल्कि मिलिट्री से लड़ने के साथ साथ इसे ट्रेड के मोर्चे पर भी इसे हराया जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा? देखिए, ज़्यादातर इम्पोर्ट हम चाइना से करते हैं, तो अपने इंडस्ट्रीज़ को हम बढ़ावा दें कि चाइना से इंपोर्ट कम से कम पड़े और भारत आत्मनिर्भर बने, तो जिससे चाइना की जेब पे चोट पहुंचेगी, और यही चाइना की ताकत है। और ये जब उसकी आप चाइना की जेब पर चोट पहुंचाएंगे तो सबसे बड़ी इसको नुकसान, सबसे बड़ी चोट वहीं पर होगी। तो ये बात इसमें बताई जा रही है कि चाइना को संबंध में अगर चाइना से डील करना है तो इंडिया को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। अब अगली जो नेपालीज आर्मी चीफ विजिट्स कालापानी बॉर्डर। तो जो नेपालीज के आर्मी चीफ है नेपाल के, पूर्णचंद थापा, उन्होंने जो है कालापानी क्षेत्र पर पहली बार, जब से मतलब विवाद उठा है अभी 2019 के बाद से, पहली बार उस बॉर्डर का पूरा जो है मुआयना किया है। तेजी बताया जा रहा है। इतना जरूरी नहीं है कि पूछा जा सके कौन नेपाली आर्मी चीफ है, लेकिन ध्यान देने की आवश्यकता है हमको सबको। नो बेनिफिट फ्रॉम RBI's लोन मोरेटोरियम स्कीम, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो RBI द्वारा लोन मोरेटोरियम स्कीम जारी की गई, इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। तो क्यों फ़ायदा नहीं हुआ है? देखिए, एक लोन मोरेटोरियम क्या होता है, यानी कि मोरेटोरियम मतलब एक प्रतिबंध लगा दिया गया, एक जो है आपको छूट राहत दी गई कि जो है 6 महीने के लिए RBI द्वारा एक गाइडलाइन जारी किया गया था कि जो भी लोन लिए गए हैं उनके इंस्टॉलमेंट 6 महीने तक नहीं भरेंगे तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई पेनल्टी नहीं देना पड़ेगा। तो ठीक है भाई, RBI ने कहा तो हमने ये राहत दिया, लेकिन वास्तविकता में देखें तो RBI ने कहा है इन 6 महीनों में भले आपको इंस्टॉलमेंट नहीं देनी पड़ेगी, लेकिन इन 6 महीनों की ब्याज आपको जुड़ती रहेगी। तो भाई अंततः देखें तो कोई फ़ायदा हो ही नहीं रहा है, ब्याज तो हमको 6 महीने का भी देना पड़ेगा ना, तो हमको राहत कहाँ हुई? तो यही बात सुप्रीम कोर्ट कह रही है। अगली न्यूज़ है, PM केयर्स
कोर्ट सीक्स गवर्नमेंट रिप्लाई। तो पीएम केयर्स फंड के संबंध में एक जो है याचिका दायर हुई है, जिससे ये कहा गया याचिका में कि भाई अब जो भी डोनेशंस हों वो पीएम केयर्स में ना हो बल्कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड में हों। देखिए नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड जो है ये आपका एनडीएमए एक्ट यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत बनाया गया था, कि जिसमें ये भी ज़्यादा कोई भी आपदा आती है उससे लड़ने के लिए एक फ़ंड बनाया जाए। तो देखिए उसी प्रकार कोविड-19 भी एक आपदा ही है, प्राकृतिक आपदा है, इससे ये भी एक आपदा ही है। तो इससे लड़ने के लिए जो भी पैसा कलेक्शन किया जाए, तो हमारे पास जब एक ऑलरेडी फंड है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड, तो हम पीएम केयर्स फंड क्यों अलग से यूज़ कर रहे हैं? और जबकि पीएम केयर्स फंड जो है आपका आरटीआई के दायरे में भी नहीं आता है, ये बता रहे हैं। तो वही याचिका दायर की गई है कि पीएम केयर्स फंड अब जो भी डोनेशन हो पीएम केयर्स फंड में ना होकर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड में डोनेशन लिया जाए, ये चीज़ बताई जा रही है। तो कोर्ट ने कहा है कि अब हम सरकार का पक्ष भी सुनेंगे। तो सरकार से वो उसका उत्तर मांगा है, भाई आपका इस पर क्या कहना है, आप स्पष्ट करिए। ये न्यूज़ थी इससे रिलेटेड। अगली न्यूज़ है चाइनीज़ फर्म इन द फ्रे फॉर प्रोजेक्ट फॉर RRTS प्रोजेक्ट। तो देखिए RRTS क्या है? रैपिड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। ये आपका दिल्ली से मेरठ के बीच में एक जो है एक हाई स्पीड हाईवे बनाया जाएगा, जिससे दिल्ली से मेरठ के बीच में जो है ट्रांसपोर्ट काफ़ी कम समय में उपलब्ध किया सके। तो उसी के बीच में जो एक टनल का प्रोजेक्ट था, यानी जहाँ पर भी जो है मतलब जो टनल्स बनाई होनी थी, उसमें जो मतलब बिडिंग की गई, उसकी जो बोली लगाई गई टनल्स में उसका किसको ठेका मिलेगा, तो एक चाइनीज़ कंपनी जो है सबसे कम दाम पे उसका ठेका उठाई, यानी कि उसको मिलने की संभावना जताई जा रही थी। लेकिन देखेंगे जैसे कि 20 जवानों की शहादत का खबर आई, तो अब जो है चाइना को बाइकआउट करने की भी काफ़ी डिमांड चल रही है। तो उसी चीज़ संभावना ये भी है कि इस प्रोजेक्ट को चाइना की जो कंपनी है उसको जो है वो मतलब बाइक उसको भी जो है बाहर किनारा की रास्ता दिखाया जा सकता है। हालांकि देखिए भेदभाव नहीं कर सकती है, मुख्य फॉर्मल लेवल पे भेदभाव नहीं कर सकती है। तो इसलिए इंडिया ने कहा है कि जो प्रोजेक्ट है ये आपका ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक से जो फंडेड है और ये वर्ल्ड बैंक फंडेड है, यानी कि इन सब चीज़ों पे भेदभाव नहीं है। एशियन डेवलपमेंट बैंक फंडेड है तो यानी कोई भेदभाव का ऐसा नहीं है। हम जो भी देखेंगे अपने मानक पर अगर खड़े उतरेंगे देंगे, लेकिन आप कहीं कहीं देखेंगे तो ये इसका जो इसमें बदलाव देखने को मिल रहा है, ये आपका जो भारत चीन सीमा गतिरोध है उसी की वजह से हो रहा है। सेंटर टोल्ड टू चेक आउट प्लान ऑन एम्बुलेंसेज। तो केंद्र को कहा गया कि भाई देखो जैसे जैसे कोविड-19 की समस्या बढ़ती जा रही, एम्बुलेंस की डिमांड बढ़ेगी, तो प्राइवेट एम्बुलेंस कंपनियां हैं, जो प्राइवेट एम्बुलेंस है वो काफ़ी हाई चार्ज लेती हैं। तो यानी कि वो उनका वो हाई चार्ज ना हो, उनकी एक अपर लिमिट जो है सेट कर दी जाए ताकि जो है गरीब लोग भी अफोर्ड कर सके। तो ये बात बताई जा रही है। असेसमेंट ऑफ ऑयल वेल ब्लो आउट इम्पैक्ट्स बिगिन। तो जो ऑयल इंडिया लिमिटेड का एक जो है गैस का कुआं था असम के बागजन क्षेत्र में दिब्रू साइकोवा राष्ट्रीय उद्यान के बगल में, तो वहाँ पर क्या स्थितियाँ हैं उसका असेसमेंट चल रहा है। तो जो द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो जो है उसने एनवायरनमेंट इम्पैक्ट कितना हुआ है, यानी उसकी इस घटना से पर्यावरण पर कितना प्रभाव पड़ा है उसको असेसमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। अब हम देखेंगे कैसे उसको इस जो भी मतलब जाहिर सी बात है प्रदूषण हो रहा है और गैस का रिसाव हुआ होगा और जो भी प्रदूषण हुआ कैसे इसको ठीक किया जा रहा है। तो बायो रेमेडिएशन एक प्रोसेस है। बायो रेमेडिएशन क्या होता है कि आपका जो है जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों को प्रयोग करके किसी वेस्ट पदार्थ को, किसी कचड़े को तोड़ मरोड़ के या फिर कोई भी हम जो है अनवांटेड चीज़ है उसको हम जैव कारकों के माध्यम से, यानी कि उसमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस करा देंगे और वो जो हार्मफुल सब्सटेंस होगा उसको तोड़ के वो छोटे छोटे कणों में कर देगा, वेस्ट को वो कर देगा, रेमेडिएट कर देगा। इस प्रक्रिया को बायो रेमेडिएशन कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट के दृष्टि से। तो बायो रेमेडिएशन के माध्यम से इसको जो वेस्ट है ऑयल एक्सप्लोजन के बाद उसको ठीक किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। अगली इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है अंतर्राष्ट्रीय जगत से हम देखेंगे। नॉर्थ कोरिया वोज टू रीडिप्लॉय ट्रूप्स इन डीमिलिटराइज्ड जोन। तो कल हमने देखा था कैसे जो है उत्तर कोरिया ने जो लाइजन ऑफिस बना था जिसमें उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया से संबंधित मामले जाके डिस्कस होते थे और उसको उड़ा दिया था जो है बम से। अब उसके बाद बताया है कि अगला कदम जो नॉर्थ कोरिया का वो कहने जा रहा है कि डीमिलिटराइज्ड जोन है जो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य जो है 4 किलोमीटर की एक पट्टी है जिसमें कोई भी किसी भी देश की सीमा नहीं, किसी भी देश की सेना नहीं रहती, वो डीमिलिटराइज्ड जोन है DMZ।
तो उसमें कह रहा है उत्तर कोरिया हम इसमें भी अपने सैनिक डिप्लॉय कर देंगे, यानी कि ये आपका जो समझौता हुआ था, पैक्ट हुआ था, उसका उल्लंघन होगा। तो ये कहने का मतलब ये दक्षिण कोरिया पर दबाव बनाना चाहता है कि भाई हमारे लिए आप मीडिएशन करो, अन्यथा हम जो मतलब भाई हमारे ऊपर इतने सैंक्शंस लगे हैं, हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो हम क्यों किसी ट्रीटी या पैक्ट को माने, या तो जो है हमारे लिए कुछ मीडिएशन करो, हमारे लिए कुछ रिलैक्सेशन दिलाओ, नहीं तो हम किसी समझौते को क्यों माने। तो ये एक तरह से दबाव बनाया जा रहा है। एक्स्ट्राडिशन टू चाइना अ पॉसिबिलिटी विथ हांगकांग लॉ। तो देखिए जो हांगकांग सिक्योरिटी लॉ बनाया गया चाइनीज़ पार्लियामेंट द्वारा, तो संभावना इसमें ये भी जताई जा रही है कि उसमें एक्स्ट्राडिशन भी एक प्रोविज़न होगा। एक्स्ट्राडिशन क्या होता है? एक्स्ट्राडिशन जैसे हांगकांग के संबंध में समझे, हांगकांग के जो है क्षेत्र में कोई व्यक्ति यदि कोई कानून का उल्लंघन करता है, कोई क्राइम करता है, तो उस व्यक्ति को उस क्राइम के लिए जो है ट्रायल उसका चाइना में भी किया जा सकता है, इसे एक्स्ट्राडिशन बोलते हैं। तो इसी एक्स्ट्राडिशन लॉ के खिलाफ ही पिछले वर्ष हांगकांग में काफ़ी गंभीर प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे, लेकिन बाद में वो लॉ वापस कर ले लिया गया सालों के प्रोटेस्ट के बाद। तो अभी क्या है, जो नया सिक्योरिटी लॉ है, तो इसमें संभावना जताई जा रही है कि इसमें उस एक्स्ट्राडिशन के प्रोविज़न को भी शामिल किया जा सकता है। तो ये फिर से जब वही बात हो गई, तो ट्रम्प साइंस ऑर्डर ऑन पुलिस रिफॉर्म्स। तो जॉर्ज फ्लॉयड की मतलब हत्या के बाद वहाँ पर काफ़ी रंगभेद जो है था, उसके बाद आंदोलन भी चला था ब्लैक लाइव्स मैटर यूएसए में। उसके बाद जो है अब ट्रम्प ने एक जो है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है, इसमें जो है उन्होंने पुलिस रिफॉर्म की बात की है, कि यानी कि जो आपका मतलब पुलिस किस तरह से व्यवहार करेंगे, उन सब चीज़ों को नए मानकों को तय किया जाएगा। जैसे घुटने पे मतलब गर्दन पे किसी कोई घुटना रख के ऐसी पनिशमेंट नहीं देगा, ये सारी चीज़ें नहीं इन्वॉल्व होगी। ये सब चीज़ पुलिस रिफॉर्म के लिए ऑर्डर साइन किया है। अगली न्यूज़ है, इज चाइना पीसफुल डेवलपमेंट ओवर। तो जो है ये बताया जा रहा है चीन की नीति में बदलाव की बात की जा रही है, कैसे जो है चीन की नीति में बदलाव देखने को मिला है। तो जैसे देखेंगे हम थोड़ा सा, चीन क्या है, चीन का जो अभी तक एजेंडा था, चीन देखिए एक चीन का ड्रीम है चाइना ड्रीम, जो उसका लक्ष्य ये है चाइना ड्रीम के अंतर्गत कि 2049 तक वो खूब पैसे वाला हो जाए, खूब मजबूत हो जाए और ग्लोबल पावर के रूप में उभरे 2049 के रूप में, 49 के समय में। देखिए 1949 में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वहाँ पर आई थी चीन में, और 2049 में 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो ये उद्देश्य है चाइना ड्रीम का। मतलब ये है शी जिनपिंग उस चाइना ड्रीम को एज्यूम किए हैं कि इस 100 साल पूरे होने के पहले पहले चाइना जो है स्ट्रांग हो जाए, ग्लोबल पावर के रूप में उभरे। तो उस चाइना के ड्रीम को पाने के लिए इसके पहले तक क्या नीति थी, इनकी पीसफुल राइज की नीति थी, पीसफुल डेवलपमेंट की, यानी कि हम एक्सपैंड करेंगे लेकिन शांति रूप से, यानी युद्ध बिना किए हुए, यानी किसी भी हिंसक झड़पों के बिना हम एक्सपैंड करेंगे। तो ये पीसफुल डेवलपमेंट पॉलिसी थी चाइना की। लेकिन पिछले वर्ष जब इनका जो एनुअल पॉलिसी ब्लूप्रिंट था वो रिव्यू किया गया, तो उसमें से चाइना ने पीसफुल वर्ड यूज हटा लिया, पीसफुल वर्ड को हटा लिया, और इसको रिप्लेस कर दिया गया रीयूनिफाई के लिए। तो रीयूनिफाई का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पुराने क्षेत्र हैं उनको हम यूनिफाई कर लेंगे। तो इसमें जैसे आपका ताइवान को देखिए, वो चाइना कहता है ताइवान हमारा क्षेत्र है, ताइवान को एक मिलाने का प्रयास, हांगकांग को अपने में पूर्णतया मिलाने का प्रयास, और जो अक्साई चीन क्षेत्र है वो तो है ही है, और भारत से भी वो जो है वो कहता है अरुणाचल प्रदेश हमारा है। इन सब क्षेत्रों को वो अविधिक तौर पे अपने में मिलाने का प्रयास करेगा। तो ये सारी चीज़ें चीन के अभी पॉलिसी में बदलाव देखने को मिला है। अब हम देखेंगे चीन के और देशों से रिश्ते कैसे रहे हैं, तो हम बाकायदे जान ही रहे हैं कि अभी देखिए वियतनाम और मलेशिया के क्षेत्र में 2 महीने पहले चाइनीज़ जो है वारशिप्स गई थी। ये मतलब भाई चाइनीज वारशिप्स वियतनाम और मलेशिया के क्षेत्र में गई थी, ये समुद्री सीमा का उल्लंघन हुआ। और अभी देखिए क्या है, अभी जो है 1-2 दिन पहले ही ताइवान के एयर डिफेंस क्षेत्र में चाइनीज़ एयर जो फाइटर जेट्स चले गए थे, तो ताइवान की एयरफोर्स ने उसको खदेड़ दिया था वहाँ से। और अभी जापानीज़ फिशिंग बोट्स को भी परस्यू किया था, पीछा किया था चाइनीज़ कोस्ट गार्ड्स ने। तो ये सारी चीज़ थी। और हम देखेंगे डोकलाम मुद्दा, देखिए भारत से 2017 में हुआ ही था। भारत और भूटान सीमा पर, भारत चीन भूटान सीमा पर डोकलाम मुद्दा हुआ था। और साउथ चाइना सी विवाद है ही है। साउथ चाइना सी विवाद क्या है, 9 लाइन, ये चीज़ आपको देख लेना है। यूएसए के साथ रिश्ते हम देखेंगे चीन के, तो ट्रेड वार चल ही रहा है यूएसए और चीन में बड़े भयंकर स्तर पर। ऑस्ट्रेलिया की बात देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया ने भी विरोध किया है जो है चीन का, जब चीन ने नया सिक्योरिटी लॉ लाया था हांगकांग के लिए। तो ये सारी चीज़ देखेंगे हम कि चाइना का लगभग काफ़ी जो है सिग्निफिकेंट कंट्रीज़ अपोज कर रहे हैं, खासकर यूरोपीय देश, पश्चिमी देश सारे जो है, न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, सारी चीज़, जापान भी, ये सारी चीज़ें अपोज कर रहे हैं। तो ऐसे में बताया जा रहा है, और इसकी जो है
इसकी पॉलिसी में भी जो है बदलाव देखने को मिला है। तो अब बताया जा रहा है कि क्या जो शांतिपूर्ण रूप से डेवलपमेंट की बात थी, पीसफुल डेवलपमेंट की बात थी, क्या वो ओवर हो गया है। तो ये सारी चीज़ बता रही है कि मतलब इसमें एक एनालिसिस था कि जो अभी हाल ही में पॉलिसीज़ चल रही हैं, जो भी एक गतिविधियाँ चाइनीज़ की चल रही हैं, देखिए कभी ऐसा नहीं हुआ है 1962 के युद्ध के बाद कि कभी हिंसा हुई हो और उसमें किसी जवान की मृत्यु हुई हो। पहली बार ऐसा हुआ है, 20 जवान जिसमें भारतीय जवान मरे हुए हैं, शहीद हुए। तो ये चीज़ बताई जा रही है कि चाइना की पॉलिसी में क्या चेंज आए हैं, तो ये चीज़ हमने इसमें देखा। अब हम देखेंगे आर्थिक जगत की न्यूज़। सेबी ईजेस फंड रेजिंग नॉर्म्स फॉर फर्म्स। तो जो कंपनियां हैं उनको पैसा मार्केट से लेने के लिए आसान किया गया है। क्या किया गया है कि जो है अभी जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट दो QIP के मध्य में जो गैप है वो केवल 2 वीक का रख दिया गया है। तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट क्या होता है, इस चीज़ हम देखेंगे कि जैसे कोई कंपनी है वो अपने शेयर्स किसी व्यक्ति को बेचने के बजाय किसी एक इंस्टीट्यूशन को बेच दे। जैसे समझिए आप इस तरह कि टाटा बोले कि भाई हम अपने कुछ शेयर्स सीधे रिलायंस को बेच देंगे। तो रिलायंस एक इंस्टीट्यूशन है, तो यानी कि जब कोई कंपनी अपने शेयर्स किसी इंस्टीट्यूशन को बेचती है तो उसे इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट बोलते हैं। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट यानी कि ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसकी क्रेडिट काफ़ी अच्छी है। तो ऐसे मतलब ये चीज़ है कि जैसे कि एक बार अगर QIP किसी ने जारी किया है, किसी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट को जो है अपने शेयर बेचे हैं, उसके 2 सप्ताह के भीतर ही जो है अब फिर से वो QIP मतलब जारी कर सकती है, जो कि समय सीमा पहले ज़्यादा थी। तो अब इससे क्या है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले सकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबिलिटी रहेगी। RBI टू टाइटन रूल्स फॉर होम फाइनेंस फर्म्स। RBI ने नया गाइडलाइन जारी किया है जिसमें उसने कहा है कि जो भी हाउसिंग फाइनेंस यानी कि घरेलू जो घरों के संबंध में लोन था, तो उसमें जो NBFCs हैं वो 75% तक जो है 2024 के तक जो है जो इंडिविजुअल बोरोवर्स को लोन देगी, यानी कि व्यक्तिगत लोन देंगी, लोगों को देंगी। इससे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी। ये चीज़ उसमें किया गया है। कट नॉन कोर एक्सपेंडिचर फाइनेंस मिनिस्टर टू बैंक्स। तो जो वित्त मंत्री हैं हमारे, उन्होंने बैंक को कहा है कि जो नॉन कोर एक्सपेंडिचर उसको कट करो। नॉन कोर एक्सपेंडिचर मतलब क्या है, इसे बैंकिंग व्यवस्था के लिए यानी कि सैलरीज हो गई बैंक की, और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करने का हो गया, और आपका डेली ऑफिस खर्च हो गया, यानी कि इन सब चीज़ों को जो नॉन कोर एक्सपेंडिचर वो कम करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कोर एक्सपेंडिचर के लिए बचे। तो कोर एक्सपेंडिचर क्या होता है बैंक का, यानी कि जो मुख्य कार्य है उसमें जो एक्सपेंडिचर है। बैंकों का मुख्य कार्य क्या है, लोन देना। तो इससे क्या होगा, लोन देने के लिए पैसा ज़्यादा उपलब्ध होगा, जो कि काफ़ी लाभदायक होगा इकोनॉमी के लिए। ये चीज़ हमने देखा। तो अब ये थी न्यूज़ हमारी न्यूज़पेपर डिस्कशन ये थी। अब इससे संबंधित हम प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न हमारे कुछ इस प्रकार हैं। ड्रोन संबंधी नियम बनाने का अधिकार किसे है, DGCA, नाबार्ड, RBI, ट्राइफेड। निम्न में से कौन संघाई सहयोग संगठन SCO का सदस्य नहीं है, रूस, भारत, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान। इनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बायो रेमेडिएशन क्या है, कोविड-19 के टेस्टिंग का तरीका, सूक्ष्म जीवों को कचरे या अनैच्छिक पदार्थों को खत्म करना सूक्ष्म जीवों द्वारा, पौधारोपण की एक प्रक्रिया, उपयुक्त सभी। तो ये थी हमारी आज के क्वेश्चन, जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की हमारी न्यूज़पेपर डिस्कशन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।